गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अजय चौहान परफेक्ट एवं रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अजय चौहान एक बार फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट के पार्ट 14 के साथ फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि अल्फाबेट पार्ट 13 के अंतर्गत हमने कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट ऑफ अ पर्टिकुलर लेटर से आपको परिचय कराया था, जबकि आज मैं कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट विथ वेरियस टर्मिनोलॉजी इन केस ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड एनी सीक्वेंस फॉर एनी सीक्वेंस से आपका परिचय कराने जा रहे हैं, आपको अवगत कराने जा रहे हैं। कहने का अभिप्राय है कि किसी श्रृंखला में विविध टर्मिनोलॉजीज के साथ किस प्रकार से लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट हम करते हैं, किस प्रकार से विविध टर्मिनोलॉजी लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट से रिलेटेड जारी किए जाते हैं। लेफ्ट एंड राइट अर्थात बाएं और दाएं से संबंधित कौन कौन से विविध शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है और उसका अभिप्राय क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उन बातों से आज मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूं। उन बातों का स्पष्टीकरण आज मैं आपको देने जा रहा हूं। हमारा यह टॉपिक है, गौर कीजिए, कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट विथ वेरियस टर्मिनोलॉजी इन केस ऑफ अल्फाबेट एंड एनी सीक्वेंस। कहने का अभिप्राय है कि विविध टर्मिनोलॉजीज के साथ लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट किस प्रकार से किए जाते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी का अभिप्राय क्या होता है, उन बातों से आज हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं, जो कि अल्फाबेट में भी लागू होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में भी लागू होता है, और किसी भी श्रृंखला में मूवमेंट की जब बात आएगी, लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट की जब बात आएगी, तो इसी कंसेप्ट्स को वहां पे भी हमें फॉलो करना पड़ेगा, इसी कंसेप्ट्स को लागू करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहते हैं कि मूवमेंट के लिए भी देयर आर टू बेसिक फैक्टर फॉर एनी मूवमेंट। मूवमेंट के लिए भी मूवमेंट के कारक होते हैं, मूवमेंट के दो कारक होते हैं। सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट याद दिखा रहे हैं। देखिए, हम अल्फाबेट में ही सबसे पहले मूव करके दिखाएंगे और यही बात ही किसी भी सीक्वेंस के लिए लागू होता है। ये आपका इंग्लिश अल्फाबेट है। इंग्लिश अल्फाबेट, इसका अभिप्राय है, जैसा कि आप लोग को पहले भी बताया जा चुका है, कि द सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ लेटर फ्रॉम ए टू जेड इज कॉल्ड इंग्लिश अल्फाबेट। ये आपका आरएचएस साइड है और ये आपका एलएचएस साइड है। यहाँ ए से जेड दर्शाया जा रहा है। बेसिकली जब हम किसी पर्टिकुलर मूवमेंट की बात करते हैं, किसी सिंगल मूवमेंट की बात करते हैं, तो अल्फाबेट में या किसी भी श्रृंखला में जब कोई पर्टिकुलर मूवमेंट दी जाती है तो दो ही बात हो सकती है। जब हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो दो ही बात हो सकती है, या तो हम LHS टू RHS, इसका अभिप्राय है, या तो हम A से Z की ओर जाएंगे, या फिर RHS टू LHS, RHS टू LHS, अभिप्राय है या तो हम Z से
एक ही ओर जाएंगे। बेसिकली जब आपको किसी पर्टिकुलर मूवमेंट की बात की जाती है, किसी भी सीक्वेंस में जब पर्टिकुलर मूवमेंट की बात की जाती है, तो आप या तो कहने का अभिप्राय है कि जब आपको एक मूवमेंट दिया जाता है, एक डायरेक्शन दिया जाता है, तो या तो आप LHS से RHS की ओर जाइएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर जाइएगा, या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाएंगे। दो ही बात हो सकती है। लेकिन हम मूवमेंट के विविध टर्मिनोलॉजीज को समझें, हम मूवमेंट का स्पष्टीकरण प्राप्त करें, उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मूवमेंट के भी आधार होते हैं, मूवमेंट के लिए भी बेस होता है। देयर आर टू बेसिक फैक्टर फॉर एनी मूवमेंट। मूवमेंट के भी बेसिक फैक्टर हैं। सबसे पहले हमको मूवमेंट का बेसिक फैक्टर समझना पड़ेगा, तब हम लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट के विविध टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। तो सबसे पहले हम आपको परिचय करा दे बेसिक फैक्टर ऑफ मूवमेंट, उसके बाद हम वेरियस टर्मिनोलॉजीज के साथ लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट को आपको समझाएंगे। सबसे पहले बेसिक फैक्टर ऑफ मूवमेंट। बेसिक फैक्टर्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट के बेसिक फैक्टर क्या है? यहाँ पे हम आपको मूवमेंट के आधारभूत कारक से परिचय कराएंगे कि मूवमेंट के बेसिक फैक्टर क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि from and to the is the basic factor of movement। क्या मैंने बताया? मैंने बताया कि from that is the, जिसको कि आप से कहते हैं, from that is the से, तो from and to the that is the, जिसको कि हम लोग और कहते हैं, से और from and to the is the basic factor of any movement from and to the is the basic factor of any movement। कहने का अभिप्राय है कि से और किसी भी मूवमेंट के आधारभूत कारक हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया की किसी भी गतिविधि का संपादन, दुनिया की कोई भी गतिविधि, कोई भी मूवमेंट फ्रॉम एंड टू दी के बगैर नहीं किया जा सकता। फ्रॉम एंड टू दी मूवमेंट के कंपल्सरी फैक्टर हैं, अनिवार्य फैक्टर हैं। फ्रॉम और जो टू दी है, फ्रॉम एंड टू दी इज द बेसिक फैक्टर ऑफ एनी मूवमेंट। कहने का अर्थ है ये आधारभूत कारक है और इनकी अलग अलग प्रकृति है। ये बेसिक फैक्टर हैं, आधारभूत कारक हैं और इनकी अपनी अलग अलग प्रकृति है, नेचर है। हमें इनकी नेचर को भी समझना पड़ेगा कि फ्रॉम एंड टू दी कहने का अभिप्राय है कि फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, टू दी लेफ्ट, टू दी राइट, इस प्रकार से विविध रूप से टर्मिनोलॉजी मूवमेंट में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो हमें वो समझना पड़ेगा कि किस किस प्रकार से मूवमेंट को व्यक्त किया जाता है, ताकि जब प्रश्न राइज किया जाए मूवमेंट पे तो हमें ये समझ में आए कि क्या बोला जा रहा है, उसका अभिप्राय क्या है। समझ रहे हैं ना? कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं डिफरेंट टाइप्स की जब मूवमेंट दिए गए होते हैं प्रश्न में। तो इनएडिक्वेट ऑफ नॉलेज, जानकारी के अभाव में, न समझने के कारण
वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इस मूवमेंट का अभिप्राय क्या होगा। कहने का अर्थ है कि बाएं से कहा जाए, बाएं छोर से कहा जाए, बाईं तरफ से कहा जाए, फ्रॉम लेफ्ट कहा जाए, डिफरेंट वे से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। दाएं से कहा जाए, दाएं छोर से कहा जाए, दाईं तरफ से कहा जाए, फ्रॉम राइट कहा जाए, बाईं ओर कहा जाए, बाईं तरफ से कहा जाए, बाईं छोर से कहा जाए। बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं प्रॉब्लम्स में। तो हम प्रॉब्लम बनाएं, अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम बनाएं, उससे पहले हमें बहुत सारे कंसेप्ट से अवगत होना पड़ेगा, तब हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ बना सकते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर, बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे लोग यह सोच रहे होंगे, मैंने इस बात की परिचर्चा एक बार पहले भी की थी, बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में ये बात आ रही होगी, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सोच रहे होंगे, बहुत सारे हमारे व्यूअर, बहुत सारे सब्सक्राइबर के सोच रहे होंगे कि भाई अभी पार्ट 14 था गया। कहने का अर्थ है कि अभी हम अल्फा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट के पार्ट 14 पे आ चुके हैं और अब तक हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हुआ है। ये कंसेप्ट ही बता रहे हैं सर, आखिर क्या? तो मैं तो बताना चाहूंगा कि आप जो सोच रहे हैं कि अब तक तो मैं कंसेप्ट ही डील कर रहा हूं, बात तो आपका सही है, आपका सोचना भी सही है, इसलिए आप वस्तु स्थिति को भी नहीं समझ पा रहे हैं। होता क्या है, कुआं का जो मेढक होता है, इसको अदरवाइज नहीं लेने का प्रयास कीजिएगा, कोई कैंडिडेट्स अदरवाइज लेने का प्रयास नहीं कीजिएगा, मैं बात को स्पष्ट करना चाह रहा हूं। कुछ कुआं का जो मेढक होता है वो कुएं में ही सोचता है कि यही पूरा दुनिया है, इसी में पूरी दुनिया है, समझ रहे हैं ना? लेकिन जब समुद्र में छोड़ दिया जाए तो उसको दिन में तारा नजर आने लगता है कि कहां पे आ गए। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि अब मैंने तो पार्ट 14 आपके सामने मैं पार्ट 14 पे आ चुका हूं और अब तक आपके सामने मैं कंसेप्ट ही बता रहा हूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोच से ही आपको अवगत करा रहा हूं। अब तक आपका प्रॉब्लम भी स्टार्ट नहीं हुआ अल्फाबेट का, जबकि वस्तु स्थिति को अगर गौर किया जाए, वस्तु स्थिति पर विचार किया जाए, देखा जाए, तो आप जरूर सोच रहे होंगे, और आप में से बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारे टीचर्स के साथ समक्ष अध्ययन किया होगा, किसी अदर टीचर्स का मार्गदर्शन हासिल किया होगा, या कहीं से भी जानकारी उन्हें उपलब्ध हुई होगी। तो ऐसी भी जानकारी उन्हें प्राप्त हुई होगी, ऐसे भी शिक्षकों का हो सकता है मार्गदर्शन हासिल हुआ होगा, जो कि ये पार्ट 14 अर्थात यहाँ लमसम अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से अप्रॉक्स 14-15 घंटा का क्लास आपका हो चुका है। लमसम 14-15 क्लास आपका जा रहा है, और 14-15 क्लास होने के बावजूद भी आपका जो है अब तक प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं कंसेप्ट से डील कर रहा हूं, आखिर क्या हो रहा है। जबकि यह एक अकाट सत्य है, यह कटु सत्य है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के जहां से सोच रहे होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसा देखे होंगे कि अब तक में तो बहुत सारे टीचर ये पार्ट 14 चल रहा है, 14 क्लास चल रहा है, 14 नंबर क्लास, 14 नंबर लेक्चर चल रहा है, आज 14th क्लास पे आप उपस्थित हैं। तो इन 14 क्लास में तो बहुत सारे टीचर 14 टॉपिक्स, 14 चैप्टर आपका समाप्त करके धर देते हैं। आपका 14 चैप्टर समाप्त हो जाता। देखते हैं ना कि जब एग्जाम्स इत्यादि आता है तो बहुत सारे टीचर ढोल पीटते हैं कि देखो क्रैश कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और 30 दिन में वो आपको जन्म घुट्टी घोर के पिला देते हैं।
जबकि मेरे मतानुसार अगर विचार किया जाए, माई ओपिनियन, मेरा जो मत है, तो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे जो भी लुभावने कोर्स प्रस्तुत किए जाते हैं, ये ठगबुद्धि कोर्स होता है। समझ रहे हैं ना? ये लूट मार खसोट करने का कोर्स होता है। विवाह के रात में कोहड़ा रोप देने से क्या कोहड़ा फर जाता है? ये लड़के को गधा बनाया जाता है। समझ रहे हैं ना? कि 30 दिन का क्रैश कोर्स कर लो, कैप्सूल कोर्स कर लो तो हो जाएगा। ये आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम, ये आपका एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि प्रोफेसर और टीचर दे दिए गए 4 क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, या कोई गेस्ट पेपर पढ़ लेना रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मैंने इस बात से भी अवगत आपको करा दिया है कि परसेंटेज ऑफ सक्सेस का अगर अब जितने प्रतियोगी शामिल होते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में और जो रिजल्ट ओरिएंट होता है, अगर उसकी बात की जाए तो परसेंटेज जो है वह 2-3% भी नहीं जाता है। समझ रहे हैं ना? ये दिमाग पे बैठा लीजिए। इसलिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और आज तक जो भी कैंडिडेट सफल हुए हैं तो 30 दिन का जन्म घुट्टी और 14 लेक्चर में 14 टॉपिक्स पढ़ लेने से नहीं हुए हैं। उन्होंने बहुत अपना खून पसीना बहाया होगा, डीपली अध्ययन किया होगा। चाहे जो भी कैंडिडेट्स यहाँ भी सफलता के ऊंचाई को चूमे हैं, जिस भी सफलता के शिखर पे जो भी कैंडिडेट पहुंचा है, तो खाली पीली नहीं पहुंचा है। 14 क्लास में 14 टॉपिक पढ़ के नहीं पहुंचा है और 30 दिन का कैप्सूल कोर्स और जन्म घुट्टी पी के नहीं पहुंचा है। समझिए ना? सफलता के लिए बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, डीपली अध्ययन की जरूरत होती है। ऐसे नहीं होता है। प्लस जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि मेरे क्लास में कोई ड्रामाबाजी, कोई शेर और शायरी और मनोरंजन नहीं होता है। मैंने पहले भी कई बार कर चुका है। मैंने कहा है कि हमारे क्लास में मनोरंजन, शेर शायरी की उम्मीद नहीं कीजिएगा। और आपने आज तक देखा किसी भी लेक्चर में आपको थोड़ी सी भी मनोरंजन, शेर शायरी नजर नहीं आएगी। तो अगर मैं 14 क्लास अब तक लिया और कंसेप्ट से डील कर रहा हूं, तो मैं कोई गाना नहीं गा रहा हूं, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूं, कोई शेर शायरी आपके सामने नहीं कर रहा हूं, बल्कि वास्तविकता से आपको स्टेप बाय स्टेप अवगत कराने जा रहा हूं। और स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सारे फंडामेंटल कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट, अल्ट्रा कंसेप्ट, अल्ट्रा यूनिक कंसेप्ट सबसे पहले जरूरी है, अनिवार्य है। तभी आप स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ प्रॉब्लम बना सकते हैं। आप 1 से आज तो मैं 14th टाइप पार्ट 14th आपके सामने डील कर रहा हूं। आप किसी भी पार्ट को उल्टा के देख लें, किसी भी पार्ट का ऑब्जर्वेशन कर लें, अब तक जो मैंने बताया उसका ऑब्जर्वेशन कर लें। मैं कहां कौन सी बातें आपके सामने अनावश्यक रूप से प्रस्तुत किया हूं, आप देखें। और कोई भी कैंडिडेट ये प्रूव कर देता है कि मैंने अनावश्यक बातें की है, तो आप जो कहेंगे वही मैं मानने को तैयार हो जाऊंगा। तो सवाल यह उत्पन्न होता है कि जिसके पास जितनी जानकारी होगी वो उतना ही ना देगा। बहुत सारे लोगों को होती है कि नहीं, 14 क्लास में 14 लेक्चर की जानकारी आपके सामने रख देते हैं। इसलिए कि कुआं का जो मेढक होता है, कुआं को ही सारी दुनिया समझ बैठता है। और उसके फॉलोअर भी ऐसे होते हैं जो कुआं को ही पूरा विश्व समझ लेता है, पूरा जहान समझ लेता है। लेकिन वैसी बातें नहीं है। आप अजय चौहान की क्लास में उपस्थित हैं, अजय चौहान से आप मार्गदर्शन हासिल कर रहे हैं, जिसकी परिचय देने की मुझे जरूरत नहीं है। पूरे भारत के कोने कोने में लोग अजय चौहान को जानते हैं, बाय फेस टू फेस नहीं जानते हो, लेकिन आपको अच्छी तरह से मालूम है कि अजय चौहान की पुस्तक निकलती है और उसका क्या परफॉर्मेंस है, क्या रेटिंग है मार्केट में, ये आप पता कर सकते हैं। खैर, आई डू नॉट वांट टू सेल्फ प्रेच, मैं अपनी प्रशंसा नहीं करना चाह रहा हूं, मैं आपको वास्तविकता से अवगत कराना चाह रहा था।
अकबकाइए नहीं, अकबकाने से नहीं होता है, डीपली अध्ययन करना होता है। और मैं आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई अनावश्यक आपके सामने जो बातें नहीं रख रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं बढ़ा रहा हूँ। हाँ, कंसेप्ट आपका जो है 1-2 लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप टाइप वाइज अल्फाबेट्स के प्रॉब्लम से मैं आपको अवगत कराऊंगा। और अल्फाबेट एक ऐसा टॉपिक्स है कि इस टॉपिक्स में इतनी विविधता है, इतनी वेरिएशन है, जितना कि शायद ही रीजनिंग के किसी टॉपिक्स में वेरिएशन होगा, विविधता होगा। और मैंने ये भी बताया कि इस टॉपिक्स के तहत आप बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट, बहुत सारे ऐसे अप्रोच से आप अवगत होंगे जिसकी इंपॉर्टेंस, जिसकी अहमियतता केवल इसी टॉपिक्स में नहीं, बल्कि जब आप कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाएंगे, जब लेटर बेस्ड एनालॉजी बनाएंगे, जब लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन बनाएंगे, जब आप लेटर बेस्ड सीरीज बनाएंगे, तो उन टॉपिक्स में भी इस टॉपिक्स के तहत बताए गए बहुत सारे अप्रोच, बहुत सारे कंसेप्ट्स उपयोगी होंगे आपके लिए। आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे। इसलिए बहुत गहराई के साथ समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे ऐसे टॉपिक से भी आपका सामना होगा जो मैं खुद 1 से 2 लेक्चर में समाप्त कर दूंगा। तो अलग अलग टॉपिक्स की अपनी प्रकृति होती है, उसको समझना होगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए अकबकाइए नहीं। मैं हमेशा से ये बात कहते आ रहा हूं कि यदि आपको सही तौर पे अध्ययन करना है, डीपली अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आपको रिजल्ट ओरिएंट करना है, आपको अपने किसी लक्ष्य को हासिल करना है, जीवन में सफलता की ऊंची से ऊंची मुकाम को हासिल करना है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। नेवर लूज योर पेशेंस, डोंट लूज योर पेशेंस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और प्रत्येक पार्ट का बारीकी से आप अवलोकन करें, तब धीरे 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 सारी बातें आपको समझ में आएगी, समझ रहे ना। खैर, उन बातों को छोड़िए, हम लोग आगे विचार करते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट विथ वेरियस टर्मिनोलॉजी इन केस ऑफ अल्फाबेट और एनी सीक्वेंस, जिसके तहत मैंने बताया कि बेसिक फैक्टर ऑफ मूवमेंट कि मूवमेंट के 2 आधारभूत कारक होते हैं, फ्रॉम एंड टू दी इज द बेसिक फैक्टर ऑफ मूवमेंट, और इसकी भी अपनी प्रकृति होती है। कहने का अर्थ है कि यह बेस है, फ्रॉम एंड टू दी बेस है। इसी के साथ लेफ्ट एंड राइट को संयुक्त किया जाता है और इनका अपना नेचर है। तो सबसे पहले नेचर को समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको वेरियस टर्मिनोलॉजी से अवगत कराएंगे, क्योंकि विदाउट द इनके नेचर को समझे आप टर्मिनोलॉजीज को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ फ्रॉम एंड टू दी से हम आपको अवगत करने जा रहे हैं। नेचर ऑफ फ्रॉम एंड टू दी, दोनों की अपनी अपनी प्रकृति होती है। तो सबसे पहले हम आपको फ्रॉम के नेचर के बारे में बता रहे हैं। फ्रॉम का क्या नेचर है? फ्रॉम का नेचर क्या है? दैट इज द फ्रॉम का अभिप्राय होता है से, ठीक ना। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि से का जो नेचर होता है, फ्रॉम का जो नेचर होता है, वह क्या करता है? आपको एग्जिट करा देता है, एग्जिट कराता है, मतलब बाहर निकाल देता है। और टू दी का जो नेचर होता है, टू दी का जो नेचर होता है, टू दी कहने का अभिप्राय हो गया और का जो नेचर होता है वो आपको इन करा देगा। कहने का अर्थ है कि फ्रॉम एग्जिट कराएगा, इसका कहने का अभिप्राय है कि वो किसी भी प्लेस से बाहर आपको कराएगा। जहां भी फ्रॉम लग जाएगा वहां से वो आपको बाहर कर देगा। और
2D का जो नेचर है वो जहां भी लगेगा, जिस भी डायरेक्शन के साथ लगेगा, वो आपको प्रवेश दिला देगा। समझ रहे हैं ना? जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मैं दिखा रहा हूं। ठीक, ये मैंने आपके सामने एक घर बना दिया। क्या है? ये घर है, ठीक है ना? ये मैंने एक रफ स्केच आपके सामने किया। ये घर है, घर का रफ स्केच है। और मैं फ्रॉम और से और फ्रॉम एंड टू दी की प्रकृति को समझाने के लिए आपको ये डायग्राम बना रहा हूं। देखिए, घर से दैट इज द फ्रॉम हाउस। घर से कहां से आ रहे हैं? घर से आ रहे हैं। दैट इज, आप घर से बाहर निकल रहे हैं। घर से कहने का मतलब है कि एग्जिट, आप आउट हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। घर से नहीं, घर से मतलब आप घर से बाहर निकल रहे हैं। और जब ये कहा जाए कि घर की ओर, यहां पे जब मैं ये कहूं कि घर की ओर, दैट इज द, आप अब घर में इन करेंगे, ये आपको प्रवेश दिला रहा है। क्या? गौर कीजिए, घर से, फ्रॉम हाउस, घर से, दैट इज द, घर से आप बाहर की बात कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। और घर की ओर, घर की ओर मतलब इन करेंगे, प्रवेश आपको ये दिला देगा। समझ रहे हैं ना? तो हमेशा हमेशा के लिए दिमाग पे बैठा लीजिएगा कि किसी भी डायरेक्शन में अगर से लग जाए तो वहां से वो आपको बाहर कर देगा, और इन लग जाए, टू दी लग जाएगा तो वो उस जगह पे आपको पहुंचा देगा। जैसे अगर कहा जाए कि छत से, मतलब छत से नीचे की ओर, इसका मतलब हो रहा है। और छत की ओर मतलब आप छत की ओर जा रहे हैं। जन्म से मतलब आप जन्म से आगे बढ़ रहे हैं। और मृत्यु की ओर, तो से का नेचर क्या होता है? वह जहां भी लगेगा उस स्थान से आपको बाहर भगाएगा। और ओर का नेचर क्या होता है कि जिस डायरेक्शन के साथ लगेगा वो वहां पे प्रवेश आपको दिला देगा। प्रकाश से अंधकार की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, रात से दिन की ओर, दिन से रात की ओर। दुनिया की किसी भी गतिविधि का संपादन विदाउट फ्रॉम एंड टू दी के संभव नहीं है। दुनिया की कोई भी गतिविधि, एनी मूवमेंट इन यूनिवर्स, जो है बगैर से और कारक के संपन्न नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं ना? और से की प्रकृति क्या है कि से जहां लगी है वहां से आपको एग्जिट कराएगा, और जहां लगे इसका मतलब है आप वहां प्रवेश करेंगे। तो मैंने नेचर को यहां पे बताया। मैं इसको हटा रहा हूं।
अब यहाँ पे देखिए, बेसिकली यहाँ पे मैं FL लिख रहा हूँ, जिसको कि बाएं से कहते हैं, और यहाँ पे मैं FR लिख रहा हूँ, जिसको कि दाएं से कहा जाता है। मैंने यहाँ पे FL लिखा, शॉर्ट, जिसको कि इंग्लिश में फ्रॉम लेफ्ट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्रॉम लेफ्ट FL, दैट इज द बाएं से, और FR दैट इज द फ्रॉम राइट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्रॉम राइट इज द FR, जिसको कि मैं यहाँ दाएं से लिख रहा हूँ। और मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि FL इज इक्विवेलेंट ऑफ TR, दैट इज द टू द राइट, एंड FR इज इक्विवेलेंट ऑफ TL। मैं ये सारी बातें स्पष्ट करूँगा, आपको किसी भी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे FL लिखा, FL दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्रॉम लेफ्ट, और TR दैट इज द टू द राइट। यहाँ पे मैंने TL लिखा, टू द लेफ्ट, यहाँ पे फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म FR। सारी टर्मिनोलॉजी को अब मैं डील कर रहा हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि नेचर क्या मैंने बताया था कि से का नेचर है आपको एग्जिट कराएगा, जहाँ भी लगेगा, जिस भी डायरेक्शंस के साथ लगेगा वहाँ से वो बाहर कर देगा। और का जो नेचर है वो आपको इन करा देगा। से दैट मीन्स फ्रॉम, एंड और जिसको कि हम लोग इंग्लिश में टू दी कहते हैं, टू दी और। अब यहाँ देखिए, हम आपके सामने वेरियस टर्मिनोलॉजी के साथ यहाँ पे मूव कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी पर्टिकुलर मूवमेंट की बात की जाए तो आप या तो LHS टू RHS जाएंगे या फिर RHS टू LHS जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ भी सिंगल मूवमेंट बता रहा हूँ। इस पर्टिकुलर मूवमेंट को बताने के बाद, वेरियस टर्मिनोलॉजी को बताने के बाद, आगे हम आपको मिक्स्ड मूवमेंट से परिचय कराएंगे, जबकि हम मूवमेंट का कॉम्बिनेशन करेंगे और उसको जब बता देंगे तो उसके बाद आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। टाइप वाइज प्रॉब्लम फिर डील करेंगे, क्योंकि सारे कंसेप्ट में भी तब तक जो है पूर्ण हो जाने चाहिए। कंसेप्ट्स जितने बताने के थे लगभग 1-2 लेक्चर में संपन्न हो जाएगा। उसके बाद आपको निश्चित ही है कि टाइप वाइज में प्रॉब्लम डील करूँगा। तो आप सबसे पहले अब हम लोगों को समझना है कि किस प्रकार से वेरियस टर्मिनोलॉजी व्यक्त की जाते हैं प्रॉब्लम में और उसका अभिप्राय क्या होता है। देखिए, सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है कि बाएं से कहा जाए, बाईं ओर से कहा जाए, बाईं छोर से कहा जाए, बाईं तरफ से कहा जाए, फ्रॉम लेफ्ट कहा जाए। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको FL कहते हैं। और इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा, इस मूवमेंट का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा, आरेखीय निरूपण जो होगा, इसका अभिप्राय जो होगा, इसका अभिप्राय होगा दैट इज द A to Z। यहाँ पे एरो पे मार्क कीजिएगा, मैंने A से Z की ओर दिखाया है, क्योंकि ये आपका LHS साइड है, ये आपका RHS साइड है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, बाएं से कहा जाए, बाईं ओर से कहा जाए, बाईं छोर से कहा जाए, बाईं तरफ से कहा जाए, फ्रॉम लेफ्ट इसको कहते हैं इंग्लिश में। शॉर्ट फॉर्म FL मैंने लिखा, F फॉर फ्रॉम, L फॉर लेफ्ट।
और बाएं से दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड से। और हमने बताया है कि से का नेचर होता है कि वो आपको बाहर भेजेगा, एग्जिट करा देगा, जहां भी लगेगा वहां से आपको हटा देगा, विपरीत डायरेक्शन में भेज देगा। तो जब एलएचएस से लगा तो कहाँ किधर ढकेल देगा, आरएचएस की ओर। इसका अभिप्राय हुआ कि ए से जेड की ओर, आप ए से जेड की ओर जा रहे हैं। देखिए दाएं से कहा जाए, दाईं ओर से कहा जाए, दाईं छोर से कहा जाए, दाईं तरफ से कहा जाए, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम राइट, और शॉर्ट फॉर्म में एफ आर कहा जाता है। एफ फॉर फ्रॉम, आर फॉर राइट। और दाएं से इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा Z2A। देखिए एरो अब इधर आ रहा है। दाएं से कहा जाए, दाईं ओर से कहा जाए, दाईं छोर से कहा जाए, दाईं तरफ से कहा जाए, इंग्लिश में इसको फ्रॉम राइट कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म FR और रिप्रेजेंटेशन Z2A, दाएं से, राइट हैंड साइड से। हमने बताया है कि जिधर भी से लग जाएगा वहां से निश्चित है कि आपको हटाएगा। अगला टर्मिनोलॉजी है बाईं ओर, बाईं तरफ, टू दी लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग TL कहते हैं, TL। और बाय नेचर आपको बता चुके हैं कि ओर का नेचर होता है जिधर भी लग जाए उधर आपको प्रवेश दिला देगा। बाईं ओर, बाईं ओर दैट इज द, आप LHS की ओर आ रहे हैं तो जरूर निकले होंगे RHS से, तो इसका भी रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो क्या होगा, कहने का अर्थ है Z2A बाईं ओर, LHS की ओर, दैट इज द, आप RHS से निकलोगे तब LHS की ओर की बात हो रही है। अगला टर्मिनोलॉजी है दाईं ओर, दाईं तरफ, टू दी राइट, टुवर्ड्स राइट। शॉर्ट फॉर्म में TR रिप्रेजेंट करेंगे। और दाईं ओर दैट इज द RHS की ओर। आप देखिए RHS की ओर जा रहे हैं तो निकले कहां से होंगे, LHS से निकले होंगे। तो ये जो मैंने आप टर्मिनोलॉजी आपके सामने डील किया, ये जो मैं टर्मिनोलॉजी आपके सामने रखा, एग्जाम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजी से प्रॉब्लम अरेंज किए जाते हैं। वहां पे विविध प्रकार के टर्मिनोलॉजी का प्रयोग होता है लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट में, और कैंडिडेट कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या अभिप्राय है, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट को ही कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है मैंने दिखाया। कि फिर से एक बार गौर कीजिए, सबसे पहले फिर से एक बार मैं बता देता हूं कि फ्रॉम और टू दी जो है ये मूवमेंट के दो बेसिक फैक्टर हैं। इसके बगैर मूवमेंट संपादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मूवमेंट के कंपलसरी फैक्टर है। तो फ्रॉम का नेचर मैंने बताया था कि फ्रॉम का नेचर है कि आपको एग्जिट कराएगा, जहां भी लग जाएगा वहां से आपको बाहर फेंक देगा, बाहर भगाएगा। और का नेचर, टू दी का नेचर है कि जहां भी लगेगा वो आपको प्रवेश दिला देगा। सिंपल सा आपको दिमाग में लेना है कि घर से कहा जाए दैट इज आप घर से बाहर की ओर जा रहे हैं,
और घर की ओर कहा जाए तो आप निश्चित समझ रहे हैं कि घर की ओर घर में प्रवेश ही करेंगे। तो जब पर्टिकुलर मूवमेंट की बात की जाए, मैं यहां सिंगल मूवमेंट की बात कर रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट 15 होगा हमारा, उसमें मैं मिक्स्ड मूवमेंट की बात करूंगा और उसके बाद कुछ जो है कंसेप्ट अप्रोच बताने के बाद जो है आपको टाइप वाइज प्रॉब्लम में डील करूंगा और समय समय पे जहां भी जो बतानी होगी विशिष्ट बातें मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जब पर्टिकुलर मूवमेंट की बात होगी किसी भी सीक्वेंस में, मैं तो यहाँ अल्फाबेट दिखा रहा हूँ, पर्टिकुलर मूवमेंट की जब बात होगी, किसी एक मूवमेंट की जब बात होगी, तो या तो आप LHS से RHS जाएंगे या RHS से LHS जाएंगे। और मिक्स्ड मूवमेंट में होता है कि LHS RHS दोनों कॉम्बिनेशन करते हुए हम लोग जाते हैं, नहीं बाएं से दाईं ओर या दाएं से बाईं ओर या बाएं से फिर बाईं ओर या दाएं से फिर दाईं ओर या दाएं से दाईं ओर फिर बाईं ओर। ट्रिपल मूवमेंट भी हो सकता है, वो बात की बात है, मैं आगे उसकी परिचर्चा करूंगा। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए कैसे कैसे टर्मिनोलॉजी व्यक्त की जाते हैं। मैंने क्या बताया, बाएं से कहा जाए, बाईं ओर से कहा जाए, बाईं छोर से कहा जाए, बाईं तरफ से कहा जाए। इंग्लिश में इसको फ्रॉम लेफ्ट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म FL, F फॉर फ्रॉम, L फॉर लेफ्ट, और इसका रिप्रेजेंटर बाएं से, लेफ्ट हैंड साइड से अर्थात A से आप Z की ओर जाइएगा। यहां पे गौर कीजिए, दाएं से कहा जाए, दाईं ओर से कहा जाए, दाईं छोर से कहा जाए, दाईं तरफ से कहा जाए, इसको इंग्लिश में फ्रॉम राइट कहते हैं। सबका अभिप्राय एक ही है इसका। और शॉर्ट फॉर्म में FR और इसका रिप्रेजेंटेशन दाएं से, दैट इज राइट हैंड साइड से, तो Z से एक ही बात करेंगे। क्लियर? आप यहां पे गौर कीजिए, बाईं ओर कहा जाए, बाईं तरफ कहा जाए, टू दी लेफ्ट कहा जाए, टुवर्ड्स लेफ्ट कहा जाए, शॉर्ट फॉर्म में TL हम लोग कहते हैं। और बाईं ओर दैट इज आप LHS की ओर इन करेंगे और इसका रिप्रेजेंटेशन Z से A की ओर, LHS में हम लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, दाईं ओर कहा जाए, दाईं तरफ कहा जाए, टू दी राइट कहा जाए, टुवर्ड्स राइट कहा जाए, शॉर्ट फॉर्म में TR, T फॉर टुवर्ड, T फॉर टू दी, R फॉर राइट। और टुवर्ड्स राइट दाईं तरफ, दाईं ओर दैट इज द RHS की ओर, तो निकलेंगे आप A से Z की ओर। एक बात और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि अगर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डायरेक्शंस देखा जाए, यहाँ पे एक बात मार्क करने वाली बात है जिसकी कि आगे मैं परिचर्चा भी करूंगा, लेकिन यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन दैट इज द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट को भी डायरेक्शन कहा जाता है। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डायरेक्शन आप गौर करें, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि फ्रॉम लेफ्ट और टू दी राइट दोनों का डायरेक्शन देखिए सेम है। क्या आप देख रहे हैं? फ्रॉम लेफ्ट A to Z एंड टू दी राइट A to Z। देखिए इसीलिए यहाँ पे लिखा है मैंने FL इज इक्वल टू द राइट। मैंने पहले भी बताया था कि मैं क्लियर कर दूंगा, आप सोच रहे होंगे क्या मैं लिख रहा हूँ। तो FL इज इक्विवेलेंट ऑफ टू द राइट। देखिए फ्रॉम लेफ्ट का डायरेक्शन एंड टू द राइट का डायरेक्शन दोनों ही सेम है। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे गौर करें कि पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्शन फ्रॉम राइट एंड टू द लेफ्ट दोनों आपको सेम नजर आ रहा होगा। फ्रॉम राइट और टू दी लेफ्ट दोनों का डायरेक्शन पे आप गौर कीजिए। फ्रॉम राइट का डायरेक्शन पे गौर कीजिए Z to A, टू दी लेफ्ट के डायरेक्शन पे गौर कीजिए Z to A। यहां पे आप गौर करें फ्रॉम लेफ्ट और टू दी राइट A to Z। तो अगर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डायरेक्शन की बात की जाए तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डायरेक्शन की बात की जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि FL इज इक्विवेलेंट ऑफ TR। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डायरेक्शन की जब बात की जा रही है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डायरेक्शन की जब बात की जा रही है
तो यहाँ पे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डायरेक्शन की बात करें, समझ रहे हैं ना, ये बात की जा रही है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डायरेक्शन। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि FL इज इक्विवेलेंट ऑफ TR, नहीं, फ्रॉम लेफ्ट इज इक्विवेलेंट ऑफ TR, दैट इज द बाएं से दाईं ओर के समतुल्य हो रहा है। और अगर ये कहा जाए कि FR इज इक्विवेलेंट ऑफ TL, दाएं से जो होगा वह बाईं ओर के समतुल्य होगा, क्योंकि आप यहां पे देखिए फ्रॉम लेफ्ट दैट इज द A to Z, और टू दी राइट का भी अभिप्राय A to Z ही होता है। ठीक उसी प्रकार से फ्रॉम राइट दैट इज द आपका Z to A, और टू दी लेफ्ट भी कहेंगे तो इसका भी अभिप्राय